हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए डांसिंग लेडी की कहानी लेकर आई हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे पता है ये कहानी काफ़ी फेमस है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, पर फिर भी मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए अपनी ज़बानी इस कहानी को लेकर आऊँ मैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी कहानियाँ समय से मिलती रहे और आप उन कहानियों को सुनकर एंजॉय करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। अभय सुबह सुबह हॉल में रखे सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी वहाँ उसकी पत्नी सुरभि चाय लेकर आई और बोली, मुझे लगता है तुमने मुझसे नहीं बल्कि इस अखबार से शादी की है। सुबह होते ही तुम इसी से चिपक जाते हो, मेरी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। क्या हुआ मेरी जान, आज इतना भड़की हुई क्यों है? अभय प्यार से बोला। सुरभि फिर से गुस्से से बोली, मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ तुम्हें पता भी है? मैं गरम चाय लाई थी, ठंडी हो गई। मैं यहाँ पिछले 5 मिनट से खड़ी हूँ, लेकिन एक बार भी तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं आया। तुम सिर्फ अखबार को ही निहारे जा रहे हो। न जाने ऐसी कौन सी खबर छपी है इसमें। अभय फिर से प्यार भरे मजाकिया अंदाज में बोला, क्या करूँ मेरी जानू, आज की खबर ही कुछ ऐसी है कि उसे पढ़ते हुए मैं सब कुछ भूल गया, सिर्फ उसी खबर में खो गया। और रही बात ठंडी चाय की, तो लाओ, तुम्हारे हाथ की तो ठंडी चाय भी गर्म लगती है। इतना बोलकर अभय ने सुरभि के हाथ से चाय ली और एक ही बार में पूरी पी गया। अभय की प्यार भरे मजाकिया अंदाज में बोली गई उस बात से सुरभि का गुस्सा शांत हुआ, तो उसने खबर के बारे में पूछा, ऐसी कौन सी खबर छपी है आज के अखबार में? सुरभि के गुस्से की वजह से अभय मजाकिया मूड में आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके गुस्से को इसी तरीके से शांत किया जा सकता है, नहीं तो वो और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो वो फिर से मजाकिया अंदाज में ही बोला, आज के अखबार में तुम्हारी बहन के बारे में खबर छपी है। अभय की बात सुनकर सुरभि चौंक गई और उसने उसके हाथ से अखबार छीन लिया और सोफे पर उसी के बगल में बैठकर अखबार पढ़ने लगी। लेकिन पूरा अखबार देखने के बाद भी उसे उसमें अपनी बहन की कोई भी खबर नहीं दिखी। तो वो फिर से गुस्से से बोली, ये तुम्हारा मजाक भी ना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। कहाँ है इसमें मेरी बहन की खबर? अखबार का फ्रंट पेज दिखाते हुए अभय बोला, ये तो रही तुम्हारी बहन की खबर, हेडलाइन पढ़ो। ये बोलते हुए अभय की हंसी छूट गई। वो हेडलाइन पढ़कर सुरभि का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और वो गुस्से से आग बबूला होकर बोली, अब उसके अगले शिकार तुम ही होगे, देख लेना। इतना कहकर सुरभि अखबार अभय के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से उठकर किचन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अभय फिर से अखबार पढ़ने लगा। वो संडे का दिन था और अभय और सुरभि के ऑफिस की छुट्टी थी। वो दोनों एक ही जगह पर काम करते थे। वो दोनों पति पत्नी थे और दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग एरिया में रहते थे। वैसे तो आप उन दोनों की बातचीत से पहले ही समझ गए होंगे वो दोनों पति पत्नी हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खबर छपी थी अखबार में जिसे पढ़ने के बाद सुरभि ने अपने पति अभय को उसका अगला शिकार बनने की बात कही। गुस्से में ही सही, वो खबर कुछ और नहीं बल्कि दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हुए 4 लोगों के मर्डर की खबर थी। मर्डरर ने उन चारों को बेरहमी से चाकू से गोदकर मार डाला था। उन चारों की मौत एक ही तरीके से हुई थी। उन्हें मारने वाले ने उन्हें इतनी बेरहमी से चाकू मारे थे कि उन्हें बचने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी खबर अखबार में छपी थी। साथ ही साथ ये भी लिखा था कि उन चारों को किसी पुरानी रंजिश के तहत या बदला लेने के लिए नहीं मारा गया, बल्कि ऐसे ही राह चलते मारा गया है, क्योंकि वो चारों ही बिहार के रहने वाले थे और वो लोग दिल्ली मजदूरी करने आए थे और मर्डर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उस दिन के बाद से अगले 4 दिनों तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसी तरह चाकू से गोदकर मर्डर करने की खबरें छपती रही। इलाके भले ही अलग थे, लेकिन मर्डर करने का तरीका एक जैसा ही था, चाकू से गोदकर।
जिसका मतलब साफ था कि कोई पूरी दिल्ली में घूम घूम कर लोगों को बेरहमी से मार रहा है, वो भी रात के वक्त, क्योंकि वो सभी मर्डर रात के वक्त ही हुए थे। अभय हर सुबह ऑफिस जाने से पहले अखबार पढ़ता था, तो उसे ये सब पता था। उसके ऑफिस में भी सभी लोग दिल्ली में हो रहे उन मर्डर के बारे में बात करने लगे थे। न सिर्फ बात करने लगे थे, बल्कि वो लोग तो रात के वक्त बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। भले ही अखबारों में हर रात हो रहे मर्डर की खबरें छपती थी, लेकिन वो मर्डरर कौन है उसके बारे में कुछ भी नहीं छपता था, क्योंकि उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उस मर्डरर के बारे में सिर्फ इतना ही छपता था कि एक सन की वहशी है जो लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार रहा है। वो आदमी है या औरत, ये भी किसी को नहीं पता था। अखबार में 5 दिनों तक उस मर्डर के बारे में खबर छपने के बाद अगले कुछ दिनों तक अखबार में किसी की भी चाकू से गोद कर मर्डर करने की खबर नहीं छपी, जिस वजह से अभय निश्चिंत हो गया। उसे लगने लगा शायद वो मर्डरर पकड़ा गया है या फिर किसी दूसरे शहर चला गया है। ये सोचकर उसने चैन की सांस ली, क्योंकि उसने भी उसके डर से रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अभय एक शाम ऑफिस से आने के बाद टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। उस समय सुरभि किचन में खाना बना रही थी। टीवी पर न्यूज़ देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि टीवी पर उस कातिल की खबर आ रही थी जो लोगों को चाकू से गोद कर मार रहा था। वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। न्यूज़ एंकर उसके बारे में डिटेल में बता रहा था, क्योंकि उसके पास उस किलर लेडी के बारे में कुछ ऐसा था जिससे उसकी पूरी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आने वाली थी। उस न्यूज़ एंकर ने उसके बारे में बताना शुरू किया। वो एक औरत है जो रात के वक्त हाथ में तेज़ धार चाकू लेकर गलियों में नाचती फिरती है, लेकिन अपने आसपास से गुजरने वाले लोगों को कुछ नहीं करती। रात के वक्त वैसे भी बहुत कम लोग ही घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही उसे देखकर कोई कुछ भी बोलता है या फिर उस पर हंसता है, तो वो उस पर उसी तेज़ धार चाकू से हमला कर देती है। वो इतनी तेज़ी से हमला करती है कि उसके हमले से किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलता, और वो उसे मार कर फिर से चाकू नचाते हुए आगे बढ़ जाती है। इतना सब कुछ बताने के बाद उस न्यूज़ एंकर ने एक सीसीटीवी फुटेज चला दी। वो फुटेज शायद किसी बैंक एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा का था। जैसे ही टीवी पर वो वीडियो क्लिप चलने लगी, वैसे ही अभय ने सुरभि को आवाज़ लगाकर बुला लिया ताकि वो भी वो वीडियो देख सके। उस वीडियो क्लिप में एक सुनसान रास्ते पर साड़ी पहने एक औरत पल्लू से अपना सिर ढके अपने एक हाथ में तेज़ धार लंबा सा चाकू लिए अजीब ढंग से चाकू नचाते हुए चुपचाप चली जा रही थी। उसके सामने से 2 आदमी भी गुजर गए, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं किया। तभी उस औरत के सामने से 2 आदमी निकले, जिनमें से एक ने उस औरत को देखकर कुछ इशारा किया। उस वीडियो में साफ साफ नहीं दिख रहा था कि उसने क्या किया, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि उसने उस औरत को देखकर कुछ तो किया। वो इशारा ऐसा था जैसे उसने उसे देखकर कुछ कहा हो, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि उस औरत ने नाचना बंद कर दिया और उसके ऊपर झपट पड़ी, जिसके बाद वो दोनों ही सीसीटीवी कैमरे से गायब हो चुके थे। जिसके बाद लगभग 30 सेकंड तक स्क्रीन पर एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी छाई थी। 30 सेकंड बीत जाने के बाद वो औरत फिर से स्क्रीन पर हाथ में चाकू लिए डांस करती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार उसके चाकू में खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे और वो चाकू नचाते हुए स्क्रीन से गायब हो गई। ये देखकर अभय और सुरभि को थोड़ा डर सा महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस वीडियो क्लिप से पहले भी लोगों के मर्डर के कुछ वीडियोस देखे थे, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत अलग और खौफनाक थे, क्योंकि मर्डर करने के बाद वो लेडी चाकू ऐसे नचा रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। न्यूज़ में वो क्लिप देखने के बाद वो दोनों ये तो जान चुके थे कि वो मिस्ट्री मर्डरर कौन है और वो कैसे बेरहमी से लोगों को मारता है, लेकिन फिर भी एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी कि वो लोगों को क्यों मारती है। वो दोनों उस रात उस मिस्ट्री मर्डर के बारे में बातें करते रहे। वो ये तो जान चुके थे कि वो मर्डरर एक औरत है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो लोगों को क्यों मार रही है। उस दिन के बाद दिल्ली के लोग
उस लेडी मर्डर के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई कहता वो एक सनकी वहशी है जो सिर्फ मज़े के लिए लोगों को मारती है, तो कोई कहता कि वो एक सीरियल किलर है। इसी तरह की और भी बहुत तरह की बातें उसके बारे में होने लगी। उस लेडी किलर के बारे में सिर्फ बातें ही हो रही थी, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को भी नहीं पता थी। भले ही उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन इतना तो जानते ही थे कि वो सिर्फ रात के समय ही मर्डर करती है। दिन में उसका कुछ अता पता नहीं होता था। एक रात डिनर करके अभय और सुरभि सोने की तैयारी में थे, तभी उन्हें घर के बाहर से आती किसी की चीख सुनाई दी। उन्हें न सिर्फ चीख सुनाई दी, बल्कि खिड़की से किसी और की परछाई भी दिखाई दी। वो परछाई शायद किसी और की थी, जिसके हाथ में लंबा लंबा कुछ था, जिसे वो ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। वो सिर्फ काली परछाई थी, जिस वजह से वो दोनों उसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते थे कि वो कौन है और क्या कर रहा है। चीख सुनकर और परछाई देखकर वो दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि बाहर क्या हो रहा होगा। तभी एकदम सन्नाटा छा गया। वो दोनों चीख सुनकर जितना नहीं डरे थे, उससे कई गुना ज़्यादा उस सन्नाटे से डर रहे थे। वो सन्नाटा बहुत ही भयानक था। वो सन्नाटा इतना भयानक था कि वो दोनों बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि बाहर क्या हुआ और वो चीख किसकी थी। उस रात उन दोनों ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद थी कि जैसे उन दोनों की आंखों से रूठ गई थी, क्योंकि वो जब भी सोने की कोशिश करते वो चीख उनके कानों में गूंजने लगती। रात के 3 बजे जैसे तैसे वो दोनों सोने वाले थे, तभी उन्हें पुलिस वैन के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो उनके घर के बाहर ही खड़ी थी। वो आवाज़ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि पुलिस वैन के सायरन की आवाज़ सुनकर वो समझ गए थे कि कुछ देर पहले जिस किसी की भी चीख सुनाई दे रही थी, शायद उसका मर्डर हो चुका है, क्योंकि उस रात से पहले उनके घर के बाहर इतनी रात को कभी भी पुलिस वैन नहीं आई थी। अभय और सुरभि समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि बाहर क्या हुआ होगा और उस समय क्या हो रहा है। तभी उन्हें बहुत सारे लोगों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। वो दोनों घर के अंदर अपने कमरे में थे और आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी, जिस वजह से वो साफ साफ नहीं सुन पा रहे थे कि क्या बातें हो रही थी, लेकिन वो इतना समझ पा रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। अभय और सुरभि उन लोगों की बातें सुन ही रहे थे, तभी किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो दोनों पहले से ही बहुत घबराए हुए थे। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से और भी घबरा गए। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि कोई भी इतनी रात को उनके घर का दरवाज़ा क्यों खटखटाएगा। डर के मारे उन दोनों में से किसी की भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं एसआई सुंदर सिंह हूँ, मुझे पूछताछ करनी है। ये सुनकर न चाहते हुए भी अभय को दरवाज़ा खोलना पड़ा। उस समय उसके साथ उसकी पत्नी सुरभि भी थी, जिसके बाद उन्हें एसआई सुंदर सिंह ने बताया कि उनके घर के बाहर किसी ने एक आदमी को बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। उस आदमी के पहले भी बहुत से लोगों की उसी तरीके से चाकू से गोदकर मारा गया है। उन्हें उस लेडी किलर ने मारा था, जिस वजह से उसके मर्डर का शक भी उसी पर था। एसआई सुंदर सिंह उन दोनों से सिर्फ इतना पूछना चाहते थे कि क्या उन्होंने उस लेडी मर्डरर को उस आदमी को मारते हुए देखा था या नहीं। उसने सिर्फ उन दोनों से उस मर्डर के बारे में पूछा, बल्कि वहाँ आसपास जितने भी घर थे उन सब में रहने वालों से पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा था, सिर्फ चीख ही सुनी थी। भले उस आदमी का मर्डर होते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन अभय और सुरभि को खिड़की से जो परछाई दिखी थी उसके बारे में सुंदर सिंह से बताया, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल गया कि उस आदमी को उसी लेडी किलर ने ही मारा है, क्योंकि उन दोनों ने जैसा बताया कि वो जिस किसी की भी परछाई थी उसके हाथ में लंबा लंबा कुछ था और उस आदमी का मर्डर भी किसी तेज़ धार लंबे हथियार से ही हुआ था, जिस वजह से एसआई सुंदर सिंह का शक यकीन में बदल गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी मर्डरर है। उन दोनों से पूछताछ करने के बाद वो एसआई वहाँ से चला गया और जाते जाते उन्हें सावधान भी कर गया कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना, और अगर निकलना भी तो किसी अनजाने व्यक्ति से ना तो बात करना और ना ही उससे कुछ भी कहना।
उस रात के बाद से वो दोनों हर समय खौफजदा रहने लगे थे, क्योंकि वो लेडी किलर उनके घर के बाहर एक आदमी को मार चुकी थी। वो जिस भी औरत को देखती वो उसे लेडी किलर समझ लेते थे। डर उनके अंदर इस कदर भर गया था कि उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। उन दोनों को हर एक परछाई डराने लगी थी। वो उस लेडी किलर की परछाई के बारे में इतना सोचने लगे थे कि वो परछाई उन्हें हर वक्त अपने आसपास ही महसूस होती थी। उन्हें लगता था जैसे वो लेडी किलर उनके आसपास ही है और उन पर किसी भी वक्त तेज़ धार हथियार से हमला कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मन से डर कम होने लगा। बहुत दिनों तक घर में ही रहने की वजह से वो दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि घर में घुसे घुसे उनका दम घुटने लगा था। तो एक शाम वो दोनों जल्दी खाना खाकर घर के पास ही एक पार्क में टहलने के लिए गए। वहाँ जाकर वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो घर से बाहर निकले थे। नहीं तो वो सिर्फ घर के पास वाली किराने की दुकान तक ही जाते थे, उसके अलावा कहीं भी नहीं, क्योंकि उनकी ज़रूरत का सारा सामान उसी दुकान में मिल जाता था। उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत दिनों बाद वो दोनों घर से बाहर निकले थे, जिस वजह से वो पार्क की एक बेंच पर बैठकर बीते दिनों की बातें करने लगे। वो दोनों बातों में इस कदर खो गए कि आसपास क्या हो रहा है उस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वो दोनों शाम के 8 बजे पार्क गए थे। तब वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन लगभग 9:30 बजे तक एक एक करके लगभग सभी लोग पार्क से जा चुके थे। उन दोनों के अलावा सिर्फ 2-4 लोग और थे। आपस में बातें करते हुए सुरभि और अभय को टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही वहाँ वो दोनों जहाँ बैठे थे वहीं पास में ही जल रही लाइट बंद हुई, वैसे ही वो दोनों एकदम से चौंक गए और अपने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सिर्फ वो दोनों ही थे जो बेंच पर बैठे हुए थे। वो लाइट किसी और ने नहीं बल्कि पार्क के ही सिक्योरिटी गार्ड ने बंद की थी, क्योंकि पार्क बंद करने का टाइम हो चुका था। लाइट बंद होते ही अभय और सुरभि को पता चल गया कि अब उनके जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि वो दोनों अक्सर उस पार्क में जाया करते थे और उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता था, जैसे वो कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है। वो दोनों जैसे ही बेंच से उठे वैसे ही पार्क में जल रही सभी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। भले ही सभी लाइट्स बंद हो रही थी, लेकिन छोटी छोटी लाइट्स जल रही थी, जिससे इतनी रोशनी हो रही थी कि आसपास क्या है वो दिखाई दे, हल्की मगर साफ साफ दिख सके। उतनी रोशनी में अभय और सुरभि एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले पार्क से बाहर की तरफ जा रहे थे। वो उस समय रोमांटिक मूड में थे, इसीलिए वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। तभी उन्हें सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो सीटी किसी और ने नहीं बल्कि पार्क के उसी सिक्योरिटी गार्ड ने बजाई थी जिसने लाइट बंद की थी। वो सीटी पार्क में घूम रहे लोगों के लिए इशारा था कि अब पार्क बंद होने का टाइम हो गया है। सीटी की आवाज़ सुनते ही उन दोनों के कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई। तभी अभय की नज़र आगे आगे चलती हुई पीछे से आती परछाई पर पड़ी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा वो परछाई उसी की तरह पार्क में बाहर जा रहे किसी की होगी। थोड़ी देर बाद फिर से अभय की नज़र उस परछाई पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस परछाई के हाथ अजीब तरह से हिल रहे थे और उसके हाथों में लंबा लंबा कुछ था। ये देखकर अभय समझ गया कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी लेडी किलर की है जो लोगों को मार रही है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। उस समय सुरभि का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभय के ऊपर था। अभय ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो बहुत खुश थी। वो परछाई देखकर अभय इतना डर गया था कि उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। वो तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी पत्नी सुरभि को अकेला छोड़कर वहाँ से कैसे भाग सकता था। अभय ने न्यूज़ में देखा हुआ था कि जब तक कोई उस लेडी किलर को कुछ नहीं कहता तब तक वो उसे कुछ भी नहीं करती, जिस वजह से वो जानता था कि जब तक वो उसे कुछ नहीं कहेगा तब तक वो उसे कुछ भी नहीं करेगी। वो सुरभि को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभय सुरभि का हाथ पकड़कर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगा। सुरभि को अभय की बात थोड़ी अजीब लगी तो उसने उससे तेज़ चलने का कारण पूछा, लेकिन अभय उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो और जल्दी जल्दी चलने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सुरभि से उस परछाई के बारे में बताया तो वो बहुत डर जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे वो कुछ कह दे
और फिर उसके बाद क्या होगा उसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। उस समय तक सुरभि का ध्यान उस परछाई पर नहीं गया था। अभय और सुरभि पार्क से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनका पीछा करने वाली परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिस वजह से एक पल के लिए तो जैसे अभय को हार्ट अटैक ही आ गया था और डर के मारे वो पसीने पसीने हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि पार्क का ही सिक्योरिटी गार्ड है तो उसकी जान में जान आई। अभय उसे कुछ बोल पाता उससे पहले वो खुद बोल पड़ा, मैं कब से आपका पीछा कर रहा था, लेकिन आप तो बहुत तेज़ तेज़ चल रहे थे। मुझे आपके पास आने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। आप अपना फ़ोन उसी बेंच पर भूल आए थे जहाँ पर बैठे थे, अभय को फ़ोन देते हुए बोला। अभय ने उसे वो फ़ोन लेकर देखा तो वो उसी का फ़ोन था। अभय ने उस सिक्योरिटी गार्ड को उसका फ़ोन वापस करने के लिए थैंक यू बोला और पार्क से चला गया। उस पार्क से अभय और सुरभि का घर पास में ही था, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि उस समय रात के 10 बज गए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो लेडी किलर उनके पास ना आ जाए। वो डरते डरते तेज़ कदम बढ़ाकर घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सुरभि को ऐसा लगा जैसे सामने वाली गली से एक परछाई तेज़ी से निकलकर उसके सामने से गुजर गई, जिस वजह से वो एकदम से सहम गई और अभय का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। अभय ने भी उस परछाई को देखा था और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे डरपोक समझे, इसलिए उसने परछाई को देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन वो ये भाप गया था कि सुरभि ने भी उसे देखा है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई है। अभय ने उस डर को दूर करने के और उसका ध्यान उस परछाई से हटाने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे अपने सामने से साड़ी पहने आती हुई एक औरत दिखाई दी। उस औरत के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिसे वो अजीब ढंग से नचा रही थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने न्यूज़ चैनल में देखा था। उसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। वो इतना डर गए थे कि डर के मारे कांप रहे थे और उनके पैर जैसे जम से गए थे। वो चाह कर भी वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। अभय और सुरभि को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उससे बचने के लिए क्या करे। वो तो बस पत्थर बने वहीं खड़े खड़े उस औरत को अपने पास धीरे धीरे आते हुए देख रहे थे। अभय इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जिस वजह से उसे लगने लगा था कि वो औरत उसे बाद में मारेगी, उससे पहले उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसकी धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि वो अपनी धड़कन साफ साफ सुन पा रहा था। यही हाल सुरभि का भी था। अभय और सुरभि एक दूसरे को गले लगाए डर के मारे कांपते हुए अपनी मौत को धीरे धीरे करीब अपने देखे जा रहे थे। अभय हाथ में बड़ा सा चाकू लिए अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा उसे साफ साफ नहीं दिख रहा था। अभय और सुरभि वहाँ से भाग जाना चाहते थे, लेकिन डर के मारे उनके पैर जम से गए थे, जिस वजह से वो दोनों चाह कर भी नहीं भाग रहे थे। धीरे धीरे अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख उन दोनों की आंखों के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी घूमने लगी। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अपने हाथ में चाकू नचाती हुई वो औरत अब एकदम उन दोनों के पास पहुंच चुकी थी। इतना पास कि अभय और सुरभि उसका चेहरा भी साफ साफ देख पा रहे थे और उसके हाथ के चाकू की तेज़ धार भी, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। उस औरत का चेहरा खूबसूरत और मासूम सा था, जिसमें प्यारी सी हल्की सी मुस्कान भी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसे हरे रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी। दोनों हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मांग में सिंदूर भी था। मासूम और खूबसूरत होने के साथ साथ वो औरत खूंखार भी थी। उसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था। अगर उसके बारे में किसी को पता ना होता तो कोई भी अपना दिल उसे दे देता। अभय उसके बारे में जानता था, इसलिए उसकी मासूम मुस्कान उसे दिल दहला देने वाली लग रही थी। वो अजीब सी डरावनी मुस्कान थी जो अभय और सुरभि के दिलों में खौफ भर रही थी। उस औरत का चेहरा इतना आकर्षक था कि न चाहते हुए भी अभय उस पर से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसे ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सुरभि को उसे देखकर सिवाय डर के कुछ नहीं लग रहा था। सुरभि का ध्यान जैसे ही अभय की तरफ गया तो उसने उसके चेहरे की मुस्कान देखकर धीरे से मगर गुस्से से बोली,
इसे देखकर मेरी जान निकली जा रही है और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। क्या करूं मैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने इससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। अगर ये मुझे तुमसे पहले मिली होती तो मैं इसी से शादी कर लेता। अभय उस औरत की आंखों में आंख डालकर बोला। अभय की बात सुनकर सुरभि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अभय उस औरत की आंखों में देखकर उससे सम्मोहित हो गया था। सुरभि ये जानती थी कि अगर उस औरत को कुछ न बोला जाए तो वो कुछ नहीं करती, क्योंकि न्यूज़ चैनल में उसके बारे में ऐसे ही बताया गया है। तो वो समझ ही रही थी कि वो उन दोनों को बिना कुछ किए ही वहाँ से चली जाएगी। वो इतना तो जानती थी कि वो उस औरत को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अभय क्या करने वाला है। फिर भी उसे उस पर पूरा भरोसा था कि वो भी उसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो भी उसके बारे में सब कुछ जानता था। वो औरत अपने हाथ में चाकू नचाती हुई उन दोनों के बगल से निकलने ही वाली थी कि अभय बोल पड़ा, तुम इतनी खूबसूरत हो, काश कि तुम मेरी होती। अभय का इतना बोलना था कि वो औरत उस पर झपट पड़ी और जो चाकू नचा रही थी उसी चाकू से उसके सीने पर वार करने लगी। वो सब इतनी तेज़ी से हुआ था कि सुरभि कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो औरत 5 बार अभय के सीने पर तेज़ धार चाकू से हमला कर चुकी थी और उसके सीने से खून की धार बहने लगी थी। ये देखकर सुरभि की चीख निकल गई। उसने उस औरत को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसे अभय पर वार करने से नहीं रोक पा रही थी। उस औरत के हमलों की वजह से घायल होकर अभय तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर भी वो औरत नहीं रुकी और ज़मीन पर बैठकर उसके सीने पर वार करती रही। सुरभि अभय को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो चाह कर भी उस औरत को उस पर वार करने से नहीं रोक पा रही थी। सुरभि सिर्फ चीख रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभय जब तक तड़पता रहा तब तक वो औरत उसके सीने पर चाकू से वार करती रही। जैसे ही अभय बेजान हो गया, उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। वो औरत खड़ी होकर फिर से चाकू नचाती हुई धीरे धीरे चलती हुई अंधेरे में समा गई। मतलब अंधेरे में समा गई हो, अंधेरे में गायब हो गई। और सुरभि वहीं अभय की लाश के पास बैठी चीखती चिल्लाती रही। अभय के पहले भी वो औरत बहुत से लोगों को मार चुकी थी और उसे मारने के बाद भी उसके बाद भी वो बहुत से लोगों की जान लेगी, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई भी ये पता नहीं लगा पाया था कि वो ज़िंदा इंसान है या फिर कोई रूह है, क्योंकि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था और जो भी इंसान उसके करीब गया था वो ज़िंदा नहीं बचा था, जिस वजह से ये राज कभी नहीं खुला कि वो ज़िंदा इंसान है या फिर कोई रूह। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ध्यान रखिएगा कहीं आपके आसपास से कोई ऐसी औरत तो नहीं गुजर रही। अगर ऐसा कभी हो तो उसे कुछ ना कहिएगा, आप सेफ रहेंगे। तो ये कहानी यहीं तक। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।